हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाइए। यानी मौर्य साम्राज्य में जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते थे। पहला है कि सरकारी अधिकारी होते थे। दूसरे जो लोग पशु पालते थे यानी पशुपालक, कृषक यानी जो खेती करते थे, जो लोग व्यापारी जो व्यापार करते थे, शिल्पकार थे, संदेश वाहक थे यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश देने का काम करते थे। तीसरे थे फल फूल संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करना यानी फल फूल इकट्ठा करने वाले लोग। और लास्ट है शिकारी यानी जो शिकार करते थे जंगलों से। तो ये सारे जो लोग हैं वो मौर्य साम्राज्य में जो है ये इन कामों में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है कि रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्या है कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन होता था वहाँ अधिकारी क्या करते थे, कर वसूलते थे। दूसरे में आएगा गवर्नर या राज्यपाल। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था, गवर्नर। गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। तीसरा है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए, आवागमन यानी आना जाना जिसको हम कहते हैं, के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यानी आवागमन जो है वो किसके द्वारा होता था, या तो स्थल मार्गों के द्वारा होता था या जल मार्ग यानी नदियों के द्वारा होता था। तो उनके ऊपर वो अपना नियंत्रण रखते थे मौर्य शासक। अगला है कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे, नजराना यानी भेंट दिया करते थे। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं या गलत हैं। पहला है कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर स्थित था। तो ये क्या है, गलत है। दूसरा है कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि कलिंग जो है बंगाल का प्राचीन नाम था। ये भी गलत है। अगला है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म के द्वारा करना चाहता था। ये धम्म है, धर्म नहीं है। जिसको हम धर्म आजकल देखते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं बल्कि धम्म है। धम्म क्या था, धम्म थे नैतिकता के विचार कि कोई राजा है वो अपनी प्रजा के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को आपस में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, राजा को जो है और लोगों को समाज के साथ किस तरह का, या समाज में एक दूसरे के साथ व्यक्तियों को किस तरह का व्यवहार करना जो है चाहिए। ये नैतिकता के नियम थे। तो कौन कौन सी समस्याएं जो है वो समाधान करना चाहते थे अशोक इन धम्म के द्वारा, वो क्या थी कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच जो आपसी टकराव होता है उसको समाप्त करना चाहते थे। दूसरा, जो लोग जानवरों की बलि देते हैं, जानवरों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, उनका समाधान करना चाहते थे अपने धम्म के द्वारा। तीसरा है कि दास और नौकरों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया जाता है, यानी जो राजा होते हैं वो अपने गुलामों के साथ, अपने नौकरों के साथ जो कठोर व्यवहार करते हैं उसका समाधान करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि परिवार और पड़ोसियों के बीच जो झगड़े होते हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से समाज में जो है आपस में, परिवार में, समाज में झगड़े होते हैं। तो अशोक अपने धम्म के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया। पहले क्या किया, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। यानी जो लोग धम्म का प्रचार करेंगे उनको धम्म महामात्र बोला जाता था, उनकी नियुक्ति की। दूसरा, विदेशों में धर्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भी भेजा। यानी ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों को भेजा धर्म का प्रचार करने के लिए। तीसरा, अशोक ने अपने संदेशों को जो है शिलाओं पर खुदवाया। यानी वो जो संदेश देना चाहते थे उनको पत्थरों पर, शिलाओं पर उन्होंने खुदवाया। कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के आदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। यानी वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके बारे में जाने, इन आदेशों के बारे में। तो ऐसे लोगों की, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो ऐसी जनता
जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी उन आदेशों संदेशों के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तुम्हारे अनुसार दास और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। यानी उस समय पर जो राजा होते थे अपने दासों या गुलामों के साथ जो है वो क्रूर यानी कठोर व्यवहार करते थे, लेकिन क्या अशोक के आदेश, जो अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाई और लोगों को जो आदेश दिए, उसके बाद क्या उनकी स्थिति में सुधार आया? दासों के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्राययुद्ध बंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। दास कौन होते थे? ये जब कोई राजा किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेता था तो वहाँ पर जिन लोगों को वो युद्ध में बंदी बना लेता था वो उसके दास थे, गुलाम कहलाते थे। यानी वो उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद माने जाते थे राजा की। जैसा चाहे वो उनके साथ व्यवहार करता था, जो चाहे उनसे कार्य करवाता था। इनका जो स्थान है वो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था, यानी ये ज़्यादातर शूद्र जाति का इनको माना जाता था। इनकी समस्याओं का निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन नहीं होता था, यानी इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा। यानी जब अशोक ने जो है धम्म की नीति अपनाई, इस तरह के आदेश दिए कि जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनको जो है दासों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है उसके बाद उनकी स्थिति में सुधार आया हो, क्योंकि धर्म के द्वारा जो है दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक चीज़ का नाम लो जहाँ पर इन शेरों के चित्र बने हैं। हम जो है ऊपर बने शेरों के चित्र का ऐतिहासिक जो है महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान जो 4 शेरों की मूर्तियां बनाई गई थी और फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यानी जो सारनाथ का स्तंभ है उसके ऊपर 4 शेरों की मूर्तियां हैं जो एक दूसरे की तरफ जो है पीठ करके खड़े हैं। यह चित्र हम सिक्कों के अलावा कहाँ देखते हैं? एक तो सिक्कों के ऊपर देखते हैं और उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो दस्तावेज हैं और पत्र हैं या स्टैम्प पेपर हैं, उनके ऊपर भी हम ये जो 4 शेरों का जो तस्वीर है, जो चित्र है, उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राज्य की जो आज्ञाएं होते हैं वो देते? अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते थे किसी भी कठोर सतह पर, यानी या तो किसी धातु पर या किसी पत्थर पर, जब राजा जो है अपने आदेश या अपने संदेश जो है वो उत्कीर्ण करवाता था। उत्कीर्ण यानी खुदवा कर उनको लिखवाता था, या तो वो किसी पत्थर के ऊपर खुदवाता था या किसी कठोर धातु के ऊपर खुदवाता था, क्योंकि जो खुदवाई हुई चीज़ है वो जल्दी से नष्ट नहीं होती थी। तो अभी भी हमें बहुत सारे अभिलेख जो हैं वो देखने को मिलते हैं, राजाओं के द्वारा जो संदेश लिखे गए थे। अगर हमारे पास भी इस तरह का अधिकार हो अभिलेख जारी करवाने का, तो हम कौन कौन सी आज्ञाएं देंगे? वो क्या होंगी? किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो समाज है उसको वर्णों में नहीं बांटा जाना चाहिए कि भाई ये जो है श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये श्रेष्ठ वर्ण से संबंधित करता है। जैसे ब्राह्मण है उसको श्रेष्ठ माना गया प्राचीन समय में, जो शूद्र जाति के लोग थे उनको जो है नीच जाति माना जाता था। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था जो है वो समाज में नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखना, यानी चाहे कोई भी धर्म हो सबका हमें सम्मान करना चाहिए। सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में हम देखते हैं कि जो दास होते थे, जो महिलाएं होती थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज हर कोई जो है वो शिक्षा का उसको अधिकार है। तो हम भी इसी तरह का, अगर हमारे पास अधिकार है अभिलेख लिखवाने का, तो हम भी ऐसे ही जो है आदेश या आज्ञाएं देंगे कि सबको जो है शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और स्त्रियों और पुरुषों को जो है बराबर का अधिकार देना चाहिए, यानी उनके बीच भी जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ये कहकर कि भाई ये महिला है या ये पुरुष है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें साथ साथ, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।